नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं पिछली कक्षा के अंदर जो हम पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कुछ सिद्धांत पढ़े। उसके बाद में आने वाले सिद्धांतों को आज देखेंगे। जो पिछली कक्षा के अंदर जो सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले सिद्धांत अपन ने लिया था सतत विकास का सिद्धांत, जिसमें मैंने बताया कि विकास लगातार चलता रहता, कभी रुकता नहीं है। विकास जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, लेकिन एक गति के अनुसार जो छोटा बालक है वो अंत तक छोटा ही रहेगा, और जो जिसकी ऊंचाई लंबाई ज़्यादा है वो अंत तक ज़्यादा ही रहेगी। दूसरे नियम के बारे में बात कर रहे थे कि आनुवंशिक भिन्नता का नियम बताया था मैंने। तो उसमें आनुवंशिक गुणों के कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं, और व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण बालक के विकास की गति भी प्रभावित होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तीसरे नियम के बारे में बताया क्रमित विकास का नियम। इसमें मैंने बताया कि विकास एक क्रम से होता है। पहले भ्रूणावस्था में विकास होगा, उसके बाद में ही शैशवावस्था के अंदर विकास होता है। शैशवावस्था के बाद में विकास होने के बाद में ही बाल्यावस्था में विकास होगा, और जब बाल्यावस्था में विकास हो जाएगा उसके बाद में ही किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। यानी कि इसका एक क्रम होता है। ये चीज़ बताई थी मैंने। उसके बाद बताया था मैंने कि निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतरता विकास के सिद्धांत के अंदर होता है ये कि विकास निरंतर चलता रहता है, एक समाप्त न होने वाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद में गामक विकास आया। गामक विकास के अंदर मैंने बताया कि भाई 36 माह का बालक या 3 साल का बालक किसी व्रत को पेन पकड़ना सीखता है, किसी व्रत को उल्टे हाथ से बनाता है। उसके बाद में 60-62 माह का बच्चा उस व्रत को सीधे हाथ से बनाना प्रारंभ कर देगा। जब बालक 72 माह या फिर 6 वर्ष का हो जाएगा, 6-6.5 वर्ष का, तो वो बालक उस व्रत को सीधे हाथ से वापस उल्टे हाथ से बनाना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार के वो गामक विकास के अंदर आते हैं। उसके बाद में बताया था भाषा विकास के सिद्धांत, जिसमें बालक बोलना सीखता है, एक एक शब्द को दोहराने लगता है, नए शब्दों का निर्माण करता है, विस्फोटक आवाज़ निकालता है। ये चीज़ मैंने भाषा विकास के अंदर बताई थी। उसके बाद में बातचीत कर रहे थे हम भाषा विकास के भाषा का दिशा सिद्धांत था एक, कि भाई विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, जिसमें मैंने आपको 4 नाम भी बताए थे। पहले नाम मैंने सिफेलो क्या लिया, जो पिछली कक्षा के अंदर हम देख रहे थे वहीं से आगे देखेंगे। बात कर रहे थे विकास के विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मैंने बताया था पहले एक शब्द लिया था सिफेलो। कौन सा? सिफेलो। और इस सिफेलो का अर्थ होता है, अपन अर्थ को जाने, इसका अर्थ होता है ब्रेन। सिफेलो का अर्थ होता है ब्रेन, और ब्रेन का अर्थ देखें तो अर्थ हो जाएगा इसका हेड। सिफेलो का अर्थ दूसरे शब्द में कह सकते हैं तो ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन को अगर दूसरे शब्द में बोलें तो अपने हेड हो जाएगा, और हेड को अगर दूसरे शब्द में बोलो तो सर हो जाएगा। हेड, और हेड के बाद में सर। ठीक है। दूसरे शब्द की बात करें तो एक है क्रोडल। सिफेलो, ब्रेन, हेड और सिर। दूसरी बात करें तो क्रोडल। क्रोडल का अर्थ हो जाएगा कॉकिक्स।
इसका अर्थ क्रोकिक्स, और क्रोकिक्स का अर्थ लें तो टेल हो जाएगा। और टेल का अर्थ लें तो अपने पैर हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये इसकी दिशा हो गई। विकास हेड से टेल की ओर होता है, ये इसकी दिशा हो गई। विकास ब्रेन से क्रोकेक्स की ओर होता है, ये इसकी दिशा हो गई। विकास सिफेलो से क्रोडल होता है, ये इसकी दिशा हो गई। आ गई बात समझ में? यही नाम अलग अलग नामों से पूछ लिए जाते हैं एग्जामों के अंदर कि निम्न में से विकास की दिशा होती है सिफेलो से क्रोडल की ओर, क्रोडल से सिफेलो की ओर, या फिर कोई दो ऑप्शन और दे देगा तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कौन सा नाम दे रहा है। सिफेलो दे रहा है तो क्रोडल हो जाएगा, ब्रेन दे रहा है तो ब्रेन के साथ में कॉकेक्स हो जाएगा, हेड दे रखा है तो हेड से टेल हो जाएगा, और सिर दे रखा है तो सिर से पैर हो जाएगा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत आता है कि एकीकरण का नियम, एकीकरण का सिद्धांत या नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि बालक पहले अपने शरीर पर, बालक एकीकरण के नियम में क्या होगा कि बालक पहले तो अपने शरीर के ऊपर, फिर शरीर के अंगों के ऊपर, और उसके बाद अंगों के अवयवों के ऊपर नियंत्रण करता है। क्या कहा? बालक पहले शरीर के ऊपर, उसके बाद शरीर के अंगों के ऊपर, और अंगों के ऊपर होने के बाद, नियंत्रण होने के बाद अंगों के अवयवों के ऊपर जाएगा। इस नियम के अनुसार बालक पहले अपने शरीर के ऊपर, इस नियम के अनुसार बालक पहले अपने शरीर के ऊपर, फिर शरीर के अंगों पर, उसके पश्चात अब अंगों के अवयवों पर, अंगों के अवयवों पर नियंत्रण करता है। कोई बालक है, पहले तो अपने शरीर पर नियंत्रण करेगा, शरीर पर नियंत्रण करने के बाद में हाथ पर नियंत्रण करेगा। ठीक है। हाथ पर नियंत्रण होने के बाद में ही उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखेगा। पहले हाथ पर नियंत्रण करेगा, उसके बाद में उंगलियों पर नियंत्रण करेगा, और फिर पूरे हाथ और उंगलियों का एक साथ नियंत्रण करना सीखेगा। कभी कभी देखा होगा कि कोई बालक किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका पूरा हाथ हिलता है और उसको इधर उधर फैला भी देता है। उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता और उसको झटके से इधर उधर फैला देता है। वो क्यों करता है? क्योंकि अभी उसके हाथ के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। उसको पकड़ने की कोशिश करेगा
पर पकड़ नहीं पाएगा, उसको फैला देता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वही बालक उस चीज़ को पकड़ भी लेता है। वो क्यों पकड़ता है? पहले वो अपने हाथ के ऊपर नियंत्रण करता है, उसके बाद में उसकी उंगलियां नियंत्रित हो जाती हैं। फिर वो हाथ और उंगलियां दोनों का उपयोग करते हुए उस वस्तु को पकड़ लेता है। आ गई बात समझ में? ये अपने हो जाएगा एकीकरण का नियम। एक बार और देख लो। पहले शरीर के ऊपर निर्भर नियंत्रण करेगा, शरीर के बाद में अंगों पर, और अंगों के बाद में अवयवों पर नियंत्रण करेगा। इसके बाद में अगला सिद्धांत की ओर बढ़े तो अगला सिद्धांत आएगा परस्पर संबंध विकास का सिद्धांत। परस्पर संबंध परस्पर संबंध विकास का सिद्धांत। परस्पर संबंध यानी कि जुड़ना। एक चीज, एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा हुआ रहता है। परस्पर संबंध का अर्थ ही ये हो गया कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो भी विकास होने वाला है वो विकास एक दूसरी अवस्था के विकास से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि शैशवावस्था के अंदर यदि बालक का विकास प्रभावित हो जाता है तो वह प्रभाव बाल्यावस्था में होने वाले विकास के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। आ गई बात समझ? क्या कहा कि जो विकास शैशवावस्था के अंदर प्रभावित हो चुका है वह विकास बाल्यावस्था में होने वाले विकास पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। सभी विकास एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जो भी विकास होना है वो सब कुछ एक दूसरे से मिला हुआ होता है, परस्पर संबंधित होता है। यदि किसी एक प्रकार के विकास को प्रभावित कर दिया जाए, यदि किसी एक प्रकार के विकास को प्रभावित कर दिया जाए तो वह अपना असर दूसरी अवस्था में होने वाले विकास पर डालेगा। ये हो जाएगा अपने परस्पर संबंध विकास का सिद्धांत। सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यदि किसी एक अवस्था में, यदि किसी एक प्रकार का विकास प्रभावित होता है, यदि किसी एक प्रकार का विकास प्रभावित होता है तो वह अपना प्रभाव या फिर तो वह संबंधित, तो वह उससे संबंधित दूसरा विकास भी प्रभावित होगा। दूसरा विकास भी प्रभावित होगा। आ गई बात समझ में? इसके बाद में अगला सिद्धांत आता है अपने समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का अर्थ होता है जैसा है वैसे के वैसे चलता आएगा। जैसा है, जैसा होता हुआ आया है वैसा ही आगे चलेगा।
प्रतिमान से ऐसा समझ लेते हैं अपन कि भाई प्रत्येक जाति, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, प्रत्येक जाति चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, अपनी जाति के अनुरूप उसके अंदर विकास होगा। मनुष्य के बच्चे में मनुष्य के बच्चे की तरह ही विकास होगा, किसी जानवर के बच्चे की तरह विकास नहीं होगा। और किसी पशु पक्षी या जानवर के बच्चे का विकास मानव के विकास के जैसे नहीं होगा, उसके पशु पक्षियों के जैसे ही विकास होगा। ठीक है, मानव के बच्चे का विकास मानव के अनुरूप और पशु पक्षियों के विकास पशु पक्षियों के अनुरूप होगा। यह चीज समान प्रतिमान का कहता है। क्या कहता है? प्रत्येक जाति चाहे मानव हो चाहे मानव या जानवर या पशु पक्षी हों, प्रत्येक जाति चाहे मानव हो या पशु पक्षी हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान विकास के प्रतिमान का अनुकरण करते हैं। मानव के बच्चे का विकास मानव के बच्चे की तरह जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसी प्रकार से होगा, कोई अलग भेद प्रभाव नहीं पड़ता उसके अंदर। मानव के बच्चे का विकास मानव के जैसे ही होगा और पशु के बच्चे का विकास पशुओं के बच्चों का विकास पशुओं की तरह ही होगा। इसका सीधा सीधा सा उदाहरण अगर अपन देखें तो किसी ने अगर मोगली देखा हो, जंगल बुक मोगली चाहे जानवरों के साथ ही रहा होगा, लेकिन उसके शरीर का विकास किसके जैसा हुआ? मानव के जैसे। जानवरों की तरह वो नहीं चलेगा तो भी इंसानों की तरह ही चलेगा, जानवरों की तरह नहीं चलता है। वो बातचीत भी करता है तो भी इंसानों की तरह करेगा, जानवरों की तरह नहीं करेगा। सबसे अच्छा उदाहरण अगर समान प्रतिमान का देखा जाए तो मोगली वाला एकदम फिटोफिट बैठता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में आता है वर्तुलाकार। अगला नियम है अपने वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत इसमें यह कह रहा है कि भाई जो बालक है वो उसका विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है कि भाई सीधी रेखा में हो गया कि लंबाई लंबाई बढ़ती जा रही है कि चौड़ाई चौड़ाई बढ़ती जा रही है। बालक या किसी मानव जाति का विकास सीधा न होकर, रेखिक न होकर एक वर्तुलाकार आकृति में होता है। ऐसा नहीं होगा कि बालक की लंबाई लंबाई बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये, वर्तुलाकार का मतलब होता है चारों तरफ से विकास होगा। बालक केवल लंबाई
चौड़ाई में ही वृद्धि नहीं करता, अपितु वह गोलाई और मोटाई में भी वृद्धि करता है। अर्थात बालक के अंदर जो भी विकास होगा वर्तुलाकार आकृति में होगा। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। बालक केवल लंबाई या चौड़ाई में ही वृद्धि नहीं करता, अपितु वह मोटाई और गोलाई में भी वृद्धि करता है। अर्थात बालक वर्तुलाकार गति करता है। चित्र से समझ लो, इसको कैसे भी समझ लो कि भाई बालक ऐसे तो करेगा ही, विकास तो होगा ही, पर रेखिक गति से नहीं होता, केवल के सीधा सीधा ऐसे ही हो गया। बालक इस प्रकार से भी विकास करता है, और जो इस प्रकार का जो विकास है इसको अपन बोलते हैं वर्तुलाकार। कहने का मतलब ये केंद्र हो जाएगा और ये हो जाएंगे सिरे। सिरे बालक का विकास सर से नीचे की ओर होता है, लेकिन अगर पूछा जाए बालक का विकास केंद्र से, ये अपना केंद्र हो गया, केंद्र से सिरों की ओर भी होता है। बालक का विकास शीर्ष की ओर होता है, केंद्र से शीर्ष की ओर भी होता है। इस प्रकार से वृद्धि करता है। रेखिक, कई बार सवाल के अंदर एक कथन दे दिया जाता है कि भाई बालक का विकास रेखिक होता है, जबकि उसके अंदर आंसर ये होता है कि बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। आंसर वो बोलेगा नहीं कि भाई क्या पूछा जाएगा, रेखिक होता है। और कई बार जल्दी जल्दी के अंदर रेखिक भी कर दिया जाता है कि ये सही है रेखिक, जबकि रेखिक नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। तीन कोटेशन दे दिए जाएंगे कि भाई निम्न में से सही नहीं है। पहला आ जाएगा सतत विकास का नियम होता है कि भाई होता है। एकीकरण का नियम पाया जाएगा कि पाया जाएगा। विकास सामान्य से या विशिष्ट होता है, सरल से विशिष्ट होता है, और चौथा दे दिया जाता है विकास रेखिक होता है। तो आंसर क्या रहेगा? विकास रेखिक नहीं होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ठीक है। विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। विकास केंद्र से सिरों की ओर होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है विकास पूर्वानुमेय होता है। विकास के आधार पर अपन भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। विकास पूर्वानुमेय होता है। ग्यारहवा हो जाएगा ये। उसके बाद में 12वां आता है विकास पूर्वानुमेय होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है। अगला सिद्धांत देखा, अगला नियम कहें तो विकास सरल से
विकास सरल से जटिल या सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट की ओर होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, चाहे रीट हो और चाहे टेट वगैरह, कहीं का भी देख लो आप। यूपी टेट का देख लो, हरियाणा टेट देख लो, पंजाब टेट देख लो, कोई सा भी टेट देखोगे उसमें ये ज़्यादातर मिल जाता है। और अगला जो नियम है वो आएगा कि भाई विकास वातावरण को प्रभावित करता है। 15वां ये हो जाएगा अपना विकास वातावरण को वातावरण से प्रभावित होता है, से प्रभावित ये हो जाते हैं अपने विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत चल रहे थे, सिद्धांत नियम होते हैं, वो सारे के सारे हो जाते हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, छोटा सा ही है, कि विकास के पहलू कौन कौन से हैं। विकास के जो सिद्धांत थे, विकास के जो नियम थे, वो तो यहीं पर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है, विकास के पहलू, विकास के मुख्य रूप से कितने पहलू हैं, या फिर पहलू ही देख लो कितने हैं, वो तो 14-15 पड़ जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बात आती है विकास के मुख्य पहलू या घटक। कई बार इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला आता है शारीरिक विकास। पहला जो घटक है, पहला जो बिंदु है, वो आ जाएगा शारीरिक विकास। पहला हो जाएगा शारीरिक विकास। दूसरा हो जाएगा मानसिक विकास। तीसरा हो जाता है अपने गत्यात्मक विकास। चौथा हो जाता है अपने संवेगात्मक विकास। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा गत्यात्मक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास, पांचवा हो जाएगा भाषा विकास। पांचवा हो जाएगा भाषा विकास। छठा हो जाएगा सामाजिक विकास। सातवां हो जाएगा नैतिक विकास। सामाजिक विकास, नैतिक विकास। अगला हो जाएगा सृजनात्मक विकास, कल्पना विकास, सृजनात्मक विकास। कल्पना विकास।
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, उसके बाद में सृजनात्मक विकास, कल्पना विकास, फिर आता है अपने व्यक्तिगत विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तिगत, अगला है व्यक्तिगत विकास, फिर आ जाएगा चारित्रिक विकास, ठीक है, फिर आ जाता है खेल विकास। ये अपने सारे के सारे पहलू हो जाते हैं। खेल विकास, ये अपन ने कम से कम 11-12 तरह के विकास देख लिए थे। ये सारे के सारे इसके पहलुओं के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी टॉपिक रहेंगे, जन्म के अवस्था से पहले के विकास, जन्म के समय का विकास और जन्म के बाद का विकास। इस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर इस कक्षा से क्लास से कोई भी संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई क्यूरीज हो, आप लोग मेरे कमेंट में कर देना। जब तक के लिए धन्यवाद।